संरचना मैंने यहाँ एक बनाया है बीजांड, ठीक है। आप लोगों को ऐसे ही बनाना है और इसकी हम लोग संरचना को समझने वाले हैं। ये जो है आपका अंदर का यही इतना बीजांड है, ठीक है। अब इनकी संरचना को समझिए, लेकिन आप लोगों को पूरे के समझना पड़ेगा। अगर बीजांड की संरचना आएगी तो इन पूरे को आप लोग दर्शा देना, क्योंकि बहुत ही अच्छा रहेगा और इंपॉर्टेंट है और सरल रहेगा बनाने में, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आपको पुष्प के पहले ही मैंने बताया था ये क्या है, वर्तिकाग्र, ठीक है। मैंने आप लोगों को पुष्प की संरचना पढ़ा ही दिया है, तो उसमें मैंने सबको बताया है, इसलिए मैंने पुष्प की संरचना पहले पढ़ा दिया। क्योंकि देखिए हर एक टॉपिक में उसकी जरूरत है, हर एक टॉपिक में हमें उनके एक ना एक भाग जरूर देखना पड़ता है। तो उन्हें अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो बहुत ही अच्छा है और आप लोगों को हेल्प भी मिलेगा। और ये जो है आपका स्टूडेंट, ये है वर्तिका, ठीक है, वर्तिका, ठीक है। एक एक भाग को समझो। अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे क्या, अब हम इनके जो भाग को पूरा देखने वाले हैं। अब ये जो आपका है ये ठीक है, ये आपका क्या है, बाह्य आवरण। अभी मैंने इसके जस्ट डेफिनेशन के साथ बताया है। बाह्य आवरण क्या है, बाह्य आवरण, ठीक है। ये आपका क्या है, बाह्य आवरण। तो इतना समझ में आया। अब इनके जो अंदर का आवरण है ये आपका है अंतः आवरण। बाह्य आवरण एवं इंदोर अंतः आवरण, ठीक है। ये दोनों हो गए, बाह्य आवरण और अंतः आवरण, और ऊपर वर्तिकाग्र और नीचे वर्तिका, ठीक है। एक एक को मैं आप लोगों को ध्यान से बताता हूँ, ठीक है, तब आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। ये जो आपका है यहाँ खाली सा स्थान, ये है बीजांड द्वार। क्या है स्टूडेंट आपका, बीजांड द्वार। ये जो आपका बीजांड है उसका एक द्वार है, ठीक है, जिसके द्वारा यहाँ देखिए स्टूडेंट ये, ठीक है, ये है बीजांड द्वार। और इसका नाम आप लोग इस तरीके से भी दे सकते हो, पूरा का पूरा मैं बता रहा हूं इसलिए इस तरीके से भी नाम दे सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं है। और ये आपका पूरा क्या है, अंडाशय। एक एक को मैं आप लोगों को धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। और ये जो है आपका स्टूडेंट, ये है बीजांड वृंत। बीजांड वृंत आदना होता है, ठीक है, आदना है, ठीक है, होता है वृंत, ठीक है। अब इतना समझ में आया। अब स्टूडेंट यहाँ आपकी होती हैं 3 कोशिका, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिमुख कोशिका। प्रतिमुख कोशिका, ठीक है। और यहाँ जो आपका देखिए, यहाँ आपका ये लाइन है और ये लाइन है, इनके बीच खाली स्थान है, इसे हम लोग कहते हैं निभाग। इसे क्या कहते हैं, निभाग। यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ जो खाली स्थान है ये देखिए बीच में, इसे निभाग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, इनके बीच में केंद्रक होता है, ठीक है। और यहाँ आपका यहाँ भी इसी तरह से 3, यहाँ आपके निभाग की तरफ 3 और यहाँ बीजांड द्वार जहाँ खाली स्थान होता है वहाँ 3 कोशिका होती हैं, ठीक है। तो ये था बीजांड की संरचना। और ये जो है आपका ये भ्रूण कोश है। क्या है, भ्रूण कोश। तो बीजांड की संरचना में आप लोगों को इतना दर्शाना है, इसे आप लोग इस तरीके से भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप लोग इस तरीके से भी नाम दे सकते हो। तो बीजांड की संरचना में आप लोगों को इतना लिखना पड़ेगा, इतना आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कई सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं। अब यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, तो ये है, यहाँ मैं आप लोगों को इनका भी कोशिका का नाम बता देता हूँ। ये जो दोनों है ये बगल बगल का, ठीक है। ये क्या है, ये जो बगल बगल के हैं, ठीक है, जो कोशिका दोनों जो बगल बगल होते हैं, ठीक है, कोशिका, उसे हम लोग कहते हैं सहायक कोशिका। क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। और ये जो बीच में होता है इसे हम लोग कहते हैं अंड कोशिका।
अंड कोशिका, जिसका हमें अभी गुण बीजाणु जनन में इसी का निर्माण करना है। ठीक है, तो ये होता है अंड कोशिका, और ये जो होते हैं दोनों, इसे हम लोग कहते हैं द्वितीयक कोशिका, यानी कि दो कोशिका, यानी कि द्वितीयक कोशिका। थोड़ा हार्ड आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन कुछ भी हार्ड नहीं है, आप लोग समझो, इतना आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोग इंटर में पहुंच चुके हो। ठीक है, तो ये है बीजांड की संरचना। तो आई होप कि आप लोगों को बीजांड की संरचना तो समझ में आ ही गया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा बीजांड की संरचना में। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, गुरु बीजाणु जनन। क्या पढ़ेंगे, गुरु बीजाणु जनन, जो आपको इसी के अंतर्गत है साहब, आपका इस तरीके के अंतर्गत है। ठीक है, अगर आपसे जायांग पूछ लिया जाए बड़े लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपको इन सबको उसी में लिख देना है। ठीक है, जब लॉन्ग क्वेश्चन में आए तब, अगर वो ऐसा तो आपको बीजांड की संरचना आ जाएगा, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बीजांड की संरचना। आप लोग इसे ऐसा ही नोट कर लीजिए, एक एक आपको वीडियो पीछे कर आप लोग एक एक पॉइंट को समझ सकते हो, नोट भी कर सकते हो, ले सकते हो स्क्रीनशॉट। ठीक है, शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। तो यहाँ अब हम लोग समझेंगे गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, देखिए स्टूडेंट, गुरु बीजाणु जनन, इसके पहले मैंने लघु बीजाणु जनन समझाया, वो तो लघु बीजाणु जनन आपका था उमांग के लिए, अभी गुरु बीजाणु जनन आपका जायांग के लिए है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान से समझो। उसमें था क्या, परागकण का निर्माण करना या लघु बीजाणु का निर्माण करना है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। इसमें गुरु बीजाणु जो होता है, मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। डिफिनेशन तो बहुत इजी है, लेकिन आप लोगों को इसका चित्र, आप लोगों को इसे अच्छे से दर्शाने में कठिनाई होगी, लेकिन बहुत इजी है अगर आप लोग ध्यान से समझो तो। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए हार्ड भी है स्टूडेंट, क्योंकि ये आपको हार्ड भी लगेगा, लेकिन एक एक चित्र को आप लोगों को समझने चलना है। ठीक है, एक एक चित्र को, बहुत सारे चित्र हैं, इसलिए आप लोगों को एक पर ध्यान देना है, ना कि और सारे पर। ठीक है, मैं आप लोगों को एक एक चित्र को सिंपली समझाऊंगा और आप लोगों को एक एक पर ध्यान देना है। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, एक एक को और अच्छे से समझाता हूँ, ताकि आप लोगों को सब समझ में आ जाए। तो यहाँ स्टूडेंट आप लोग समझिए कि ये जो होता है, ये आपका एक है बीजांड। अब बीजांड है तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, यहाँ आप लोगों को एक ये कोशिका रखना है, जिसका नाम है अधस्तरीय कोशिका। क्या है, अधस्तरीय कोशिका, इसका नाम क्या है स्टूडेंट, ध्यान से समझना, एक एक को समझते हुए चलिए। ठीक है, अधस्तरीय कोशिका। ठीक है, अधस्तरीय कोशिका। अब इसमें होगा विभाजन। क्या होगा, अधस्तरीय कोशिका में होगा विभाजन। ये क्या है, अधस्तरीय कोशिका। अधस्तरीय कोशिका में क्या होगा, विभाजन होगा, और विभाजन होने के बाद यहाँ आपकी दो कोशिकाएं बन जाएंगी। ठीक है, यहाँ मैं आप लोगों को समझाता हूँ, यहाँ आपकी दो कोशिका बन जाएंगी, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, अब इन दोनों का नाम क्या है, नंबर फर्स्ट, इसका नाम है स्टूडेंट बीजाणु जनन। क्या है, अब एक को समझ में आया, इसमें था अधस्तरीय कोशिका और इसका विभाजन हुआ, तो यहाँ दो कोशिकाएं बन गई, जिसका नाम है बीजाणु जनन कोशिका। क्या नाम है, बीजाणु जनन कोशिका, इसका नाम है स्टूडेंट बीजाणु जनन कोशिका, और इसका नाम है वित्तीय कोशिका। ठीक है, वित्तीय कोशिका, वित्तीय कोशिका। ठीक है, इसका नाम है वित्तीय कोशिका। तो बीजाणु जनन जो होता है बिना विभाजित हुए, यहाँ आपका वित्तीय कोशिका यही रह जाता है, इसी में लीन हो जाता है, लेकिन बीजाणु जनन जो होता है आपका कोशिका, यहाँ समझो बीजाणु जनन। ठीक है, जो आपका यहाँ बीजाणु जनन कोशिका है, बीजाणु जनन कोशिका, ये क्या होता है, बिना विभाजन के, यानी कि बिना विभाजित हुए। ठीक है, बिना विभाजित हुए, बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन जाता है। ठीक है, क्या होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका हो जाता है। ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या हो जाता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका।
तब क्या होता है, इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद हमें यहाँ 4 कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। स्टूडेंट यहाँ हमें क्या होंगी, 4 कोशिकाएं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कोशिकाएं प्राप्त होंगी, जिसमें से आपको क्या करना है, 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। यहाँ 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और बचती कितनी है, 1। तो यहाँ लिख देना है आप लोगों को 3 कोशिका जो है, 3 कोशिका नष्ट हो जाता है, 3 कोशिका नष्ट हो जाता है और एक जो होता है, एक क्रियाशील आपका गुरु बीजाणु होता है, ठीक है, एक क्रियाशील गुरु बीजाणु बचता है, एक क्रियाशील गुरु बीजाणु बचता है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ 4 आपकी कोशिकाएं होती हैं। यहाँ देखिए आपका अधिस्तरीय कोशिका विभाजित हुआ, आपके 2 कोशिकाएं बीजाणु जनन कोशिका और भित्तीय कोशिका यहाँ करे जाती हैं। और यहाँ क्या होता है, बीजाणु जनन कोशिका जो होता है वो बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन जाता है। अब इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, 4 बीजाणु जनन कोशिका बनाती हैं और इससे 3 नष्ट हो जाती हैं और एक क्रियाशील गुरु बीजाणु बचता है, ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग आगे देखते हैं, इनका प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ आपका 3 कोशिकाएं तो नहीं रह गई, तो आपका यहाँ बचा एक कोशिका, ठीक है, एक कोशिका बचा, तो इसमें होता है समसूत्री विभाजन। क्या होता है, एक कोशिका जब है तो इसमें होगा समसूत्री विभाजन। 3 तो नष्ट हो गई, एक बचा, तो एक को मैंने यहाँ अलग अलग चित्र में समझा रहा हूं। एक बचा तो यहाँ होगा, इसमें यहाँ मैंने एक कोशिका रखा और इसमें होगा समसूत्री विभाजन। अब इसमें जब समसूत्री विभाजन होता है तो इसमें 2 क्या बचते हैं, 2 कोशिका बन जाते हैं। एक तो आपको रखना है निभाग की तरफ, अभी बीजांड की संरचना में बताया है, और एक रखना है स्टूडेंट कहाँ, बीजांड दौर की तरफ। यहाँ क्या होता है, यहाँ खाली स्थान है, इसलिए आपका क्या है, यह है इसका बीजांड का जो है निभाग, और ये जो है स्टूडेंट ये है बीजांड द्वार। क्या है, बीजांड द्वार, ठीक है। समझो ध्यान से स्टूडेंट, क्योंकि समझ जाओगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। पहले क्या है, इसमें अधिस्तरीय कोशिका, इसमें जब विभाजित हुआ तो आपका 2 कोशिका, बीजाणु जनन कोशिका, भित्तीय कोशिका बनी। अब क्या हुआ, बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजित हुए 3 आपका क्या हुआ, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनी। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 4 गुरु बीजाणु हुए, ठीक है। तो इसमें से 3 कोशिका नष्ट हो जाती हैं, एक क्रियाशील कोशिका बचता है। यहाँ जो कोशिका है, यहाँ आपको ऐसे लिख देना, एक कोशिका है तो यहाँ समसूत्री विभाजन होगा, एक निभाग की तरफ, एक बीजांड द्वार की तरफ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। आप देखिए स्टूडेंट, यहां क्या होगा स्टूडेंट, इसमें फिर से समसूत्री विभाजन होगा। यहां जो है स्टूडेंट, इसमें फिर से समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। अब यहां देखिए स्टूडेंट, यहां जब 2 थी, एक से समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 कोशिका बनी। अब 2 से समसूत्री विभाजन होगा तो कितनी कोशिकाएं बनेंगी, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, 4 बनेंगी, ठीक है, 4 बनेंगी। अब 4 जब ये बनेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ। अब यहाँ कितनी बनी, 4 कोशिका, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ 4 कोशिकाएं बनी। अब इसमें क्या होगा, फिर से समसूत्री विभाजन होगा। इसमें जो है स्टूडेंट फिर से समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। अब इसमें जब स्टूडेंट फिर से समसूत्री विभाजन हुआ तो 1 से 2, यानी कि 1 था कोशिका, अब इसमें समसूत्री विभाजन हुआ 2 हो गया, 2 से समसूत्री विभाजन हुआ 4 हो गया, 4 से समसूत्री विभाजन हो गया, कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब 8 कैसे होगा, यहाँ मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट रख दो बीच में, समसूत्री विभाजन हुआ। अब मैंने आप लोगों को बीजांड की संरचना के अंदर कुछ दूसरे टाइप से इनको बैठाया था, 8 थे। अब मैं आप लोगों को बताता हूं यहां आप लोगों को इनको कैसे करना है। अभी मैं आप लोगों को समझाया था कैसे, आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। वहां आप लोगों को 8 प्राप्त हुए थे, 8 कोशिका। अब इनको देखिए स्टूडेंट कैसे रखना है, यहां आप लोगों को 3 निभाग की तरफ, अभी मैंने आप लोगों को समझाया जस्ट बीजांड की संरचना में, अगर नहीं समझ में आया हो तो यहां समझ लीजिए।
और 3 जो है बीजांड द्वार की तरफ, ठीक है, 3 आपको बीजांड द्वार की तरफ रखना है और 2 आपका केंद्रक, यानी कि 2 आपका है कोशिका जो कि एक केंद्रक है, ठीक है, और ये आपका है द्वितीयक, यहां मैं आप लोगों को बताता हूं, द्वितीयक केंद्रक। क्या है? द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक। और ये जो है आपका स्टूडेंट, ये सब है प्रतमुखी कोशिका, सॉरी प्रतमुख लिखिए, प्रतमुख कोशिका। क्या है स्टूडेंट? प्रतमुख कोशिका, ठीक है। और ये जो है आपके स्टूडेंट जो बगल बगल के दोनों हैं, ये है स्टूडेंट सहायक कोशिका। क्या है? आप लोगों को याद होगा, अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं वीडियो को तो याद होगा, अभी मैंने जस्ट आपको समझाया था बीजांड की संरचना में कोशिका, और ये जो बीच का होता है इसे ही प्राप्त करना था, जिसे हम लोग कहते हैं अंड कोशिका। बस यही आपका था, गुरु बीजाणु जनन अंड कोशिका आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। ये मादा भाग का एक जननांग है। तो यहां तक आप लोगों को करना था। आप लोगों को ये हार्ड प्रोसेस लगा होगा, लेकिन अगर आप लोगों को मैं ध्यान से समझा देता हूं एक बार और, यहां आप लोगों को लिखना है गुरु बीजाणु जनन। क्या होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु कहते हैं, ठीक है। यहाँ अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक, ठीक है। यहाँ एक अर्धस्तरीय कोशिका, उसका विभाजन हुआ, बना बीजाणु जनन कोशिका और भित्तीय कोशिका, ठीक है। अब यहाँ बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन गया, ठीक है। तो यहाँ जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण हुआ। तो यहाँ 3 तो नष्ट हो गए, 3 तो नष्ट हो गए, एक क्रियाशील गुरु बीजाणु बचा, ठीक है। तो उसे मैंने इस तरह लिख दिया, यहाँ इस तरह बना दिया। तो इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, तो 2 कोशिका का निर्माण हुआ, एक तो निभाग की तरफ, एक बीजांड द्वार की तरफ। अब यहाँ फिर से समसूत्री विभाजन हुआ तो 4 मिले, फिर 4 से समसूत्री विभाजन हुआ 8 मिले। फिर इसको सेट करना था कैसे? जिस प्रकार से बीजांड की संरचना में सेट थे, उसको कुछ इस तरफ से आप लोगों को सेट करना था। प्रतमुख कोशिका, द्वितीयक कोशिका, ठीक है, और अंड कोशिका और सहायक कोशिका, ऐसे नाम देना है, ठीक है। तो ये था गुरु बीजाणु जनन। बहुत ही आसान लगा होगा क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत ही आसान वे से समझाया है, ठीक है। तो ये आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा पुष्प की संरचना, ठीक है। गुरु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, बीजांड की संरचना, स्त्री केसर, पुमांग, ठीक है। हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक के कई सारे टॉपिक को क्लियर कर लिया है, ठीक है। अब आपका बचता है परागण, और छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको भी समझ लेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा समझते हैं। परागण को समझिए स्टूडेंट। परागण क्या होता है समझो। मैंने पुष्प में समझाया था कि वर्तिकाग्र कहाँ होता है और क्या, और आप लोगों का जो पुंकेसर होता है वो कहाँ होता है। वर्तिकाग्र आपका मादा भाग है और पुंकेसर आपका नर भाग है। पुंकेसर आपका पुमांग है भाग का है, और ये आपका वर्तिकाग्र आपका जायांग है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आप लोगों को मैं समझाता हूँ पूरा परागण की प्रक्रिया। तो परागण की प्रक्रिया पूरे समझिए, मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से लिखकर आप लोगों को समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ समझो, परागण किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों की पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपका क्या है, यहां ये क्या कह रहा है, किसी पुष्प के पुंकेसर से, ये आपका क्या है, पूरा पुंकेसर है, ठीक है। और इसमें क्या, ये आपका क्या है, परागकोश है, और इसके अंदर क्या होता है, परागकण, ठीक है। तो इसमें कह रहा है किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर तक परागकणों को पहुंचने की क्रिया। ये जो होते हैं स्टूडेंट, परागकण जो होते हैं इसे इस वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया, ये वर्तिकाग्र, ठीक है। इस परागकणों को इस वर्तिकाग्र तक पहुंचने